स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु में। दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि एक पीएसयू की कंपनी है और इसका आईपीओ जनवरी 2021 में आया था। इसके प्राइजिंग में पिछले एक महीनों में लगातार तेज़ी देखने को मिली है। जैसे कि अगर मैं एक महीने की ग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और आप देखोगे कि एक महीने में लगभग 50% से इसकी प्राइजिंग चेंज हुई है। 50% का रिटर्न ये पिछले एक महीनों में जनरेट करके दिया है। अगर मैं एक दिन का भी चेंज की बात करूं तो यहाँ पे देखोगे एक दिन में जो चेंज आया है इसकी प्राइसिंग में वो 5.35% का आया है। तो कुछ तो पीछे चल रहा है जिसकी वजह से पिछले एक महीनों में इसकी प्राइसिंग लगातार ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं जब से इसका आईपीओ आया है 2021 से तब से अगर बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले एक सालों में अगर इस मंथ को छोड़ दिया जाए तो इसकी प्राइसिंग लगातार कंसिस्टेंट ही रही है। कोई ज़्यादा ऊपर नीचे तेज़ी देखने को नहीं मिली है, लेकिन पिछले एक महीनों में यहाँ से देखेंगे इसकी प्राइसिंग में लगातार ऊपर की तरफ तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसके रीज़न को एक्सप्लोर करेंगे, क्या रीज़न है कि इसकी प्राइसिंग ऊपर की तरफ जा रही है और कितना पोटेंशियल है स्टॉक में, इसके फंडामेंटल को एनालाइज करेंगे। प्लस सबसे अच्छी बात जो है, सबसे जो रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ध्यान में रखने वाली जो चीज़ है, इसका रिस्क फैक्टर, क्या रिस्क फैक्टर है कि जो रिटेल इन्वेस्टर को आगे चल के ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे भी किसी भी स्टॉक की प्राइसिंग ऊपर जाने लगती है रिटेल इन्वेस्टर के मन में एक ग्रीडीनेस आने लगता है, लालच आने लगता है और वहाँ पे वो इन्वेस्ट करने की सोचने लगते हैं। तो अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है, प्लस उसके फंडामेंटल्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आईआरएफसी के बिजनेस मॉडल प्लस फंडामेंटल्स प्लस रिस्क तीनों चीज़ों को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो पहले तो हम इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली में होता क्या है कि आईआरएफसी एक बोरोइंग का काम करती है, मीडिएटर का काम करती है, जो कि मार्केट से पैसा उठाती है और एक जो मार्केट से पैसा उठाने के बाद जितनी भी सब्सिडरीज कंपनियां हैं रेलवेज़ की, जैसे आईआरसीटीसी हो गया, जैसे रेल विकास निगम हो गया, और भी सारी जितनी इंडियन गवर्नमेंट की सब्सिडरीज कंपनियां हैं उनको ये एसेट और पैसे प्रोवाइड करती है जो कि रेलवे मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनियां लगाती हैं। अब जो ये बोरो करती है वो या तो इन्वेस्टर होगा या तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्ड सब्सक्रिप्शन या लोन के बेस पे पैसे लेती है किसी भी इंडिविजुअल से या किसी भी कंपनी से, और इनको ये इंटरेस्ट पे करती है। ये बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और ये एक तरह से विन विन बिजनेस मॉडल बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें जितने भी एंटिटी शामिल है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेन 3 एंटिटी है। एक तो लैंडर हो गया और एक ये आईआरएफसी खुद हो गया और तीसरा इंडियन रेलवे जो कि इंडियन रेलवे की सब्सिडरीज कंपनियाँ होती है। प्लस एक और आप कंसिडर कर सकते हैं हम जो कि इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट का पहले ये बता देता हूँ कैसे फ़ायदा होता है। जैसे ना ये लीज पे यहाँ से जो आईआरएफसी इनको एसेट या पैसे प्रोवाइड करता है, इनके बीच में 30-40 साल की लीज की जो एग्रीमेंट साइन होती है और ये इनको रेंट पे करते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ कंपनियाँ हैं वो आईआरएफसी को और लीज के रेंट पेमेंट करते हैं और इससे इसको प्रॉफिट जनरेट होता है। प्लस जब इसको प्रॉफिट जनरेट होता है तो यहाँ से इंटरेस्ट के रूप में जो हमारे इन्वेस्टर हैं या बोरोवर हैं या लैंडर हैं वो उनको पैसे मिलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को इसमें क्या फ़ायदा होता है, जैसे 30 साल का मान लो बॉन्ड को यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आईआरएफसी और इंडियन रेलवेज़ के बीच में, तो यहाँ पे जो भी एसेट्स बचते हैं, लाइबिलिटीज़ बचती है, वो चीपर दामों पे यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को मिल जाती है। तो इससे इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। तो ये एक विन विन बिजनेस मॉडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी एंटिटी इसमें शामिल है उनमें सबको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग में इतनी तेज़ी कैसे देखने को मिल रही है। तो जैसे कि काफ़ी सारे न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आईआरएफसी शेयर प्राइस टारगेट 2023 9% से यहाँ ऊपर गया है। क्या ये 30% के आसपास ऊपर जा सकता है यहाँ से। यहाँ पे देख सकते हैं 98% इन ए मंथ। शुड यू बाई, क्या आपको ख़रीदना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आईआरएफसी फ्रेश हिट फ्रेश लाइफ टाइम हाई अप टू 30% फ्रॉम आईपीओ से 30% हाई पे चल रहा है।
अब इसका रीज़न, जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो भी मार्केट में इस समय चीज़ें चल रही इंडियन रेलवे को लेके गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे जनवरी फरवरी से यहाँ रेलवे की बजट भी आने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो एक न्यूज़ ये भी है कि रेलवे स्टॉक ऑन रेस्ट ट्रैक एज इन्वेस्टर प्लेस टैक्टिकल बेट्स। तो ये टैक्टिकल बेट क्या है? ये टैक्टिकल बेट ये है कि यहाँ पे अभी जो आगे आने वाली चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट को लेके, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव आने वाली, जैसे बजट हो गया या जो भी इंडियन रेलवे में यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। तो ये सारी एक तरह से ना टैक्टिक्स लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो आगे चीज़ें आएंगी वो आज काफ़ी अच्छी होंगी इंडियन रेलवे के लिए। इसके टैक्टिक्स ये लगाया जा रहा है कि इस वजह से यहाँ पे बजट्स वगैरह भी आने वाले हैं, तो उसके बाद से ये प्राइजिंग जो है ये और भी ऊपर जाएगी। क्योंकि अभी अभी इसका फंडामेंटल एनालिसिस जब हम करेंगे तो देखेंगे इसका पीई रेशियो अभी भी 6 पॉइंट समथिंग है, जो कि एक अंडर वैल्यू के कैटेगरी में आता है। तो ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू है, और अंडर वैल्यू होने की वजह से कुछ भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे स्कीम में चेंज होता है पॉजिटिव साइड, तो यहाँ पे स्टॉक काफ़ी ऊपर जाएगा। तो ये एक टैक्टिस है जिसकी वजह से यहाँ पे शेयर प्राइस में आपको काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा। चलिए इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पीई रेशियो इसका काफ़ी कम है, 6.78 है, और जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर्स में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मार्केट कैप की बात करूँ तो 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक मिड कैप की कंपनी है। और यहाँ पे देखेंगे डिविडेंड अच्छी खासी पे करती है, इसका मतलब ये है कि आपको एक पार्ट टाइम इनकम का जरिया यहाँ से बन सकता है। डेप्ट बहुत ज़्यादा है, इसको देख के इन्वेस्टर काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन आपको समझना ये होगा कि ये कंपनी बोरो पे ही काम करती है। लोन, बोरो, उधार लेना, ये सारी चीज़ों पे ही काम करती है। तो डेप्ट का ज़्यादा यहाँ पे मतलब रह नहीं जाता। सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे देखेंगे इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है पिछले कुछ सालों में। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करूँ तो 86% का स्टैक इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और नुकसानदायक भी है। ये नुकसानदायक क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। आरओई यहाँ पे देखेंगे तो 15% है, आरओसी भी काफ़ी अच्छा है। तो ये आरओई रिटर्न भी काफ़ी अच्छी खासी जनरेट कर रही है, क्योंकि प्रॉफिट जनरेट हो रहा है हर साल, हर क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो ऑब्वियसली रिटर्न भी अच्छे खासे जनरेट हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देख सकते हैं अगर पाई चार्ट की, तो ये पिछले यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल में अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दी है, और जो कि 37.4% का CAGR रिटर्न है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, जैसे मैंने बताया कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 86% के आसपास है। सबसे अच्छी चीज़ जो है FII और DI, जो फॉरेन वेरीफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं या डोमेस्टिक वेरीफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है किसी भी कंपनी के लिए। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में पोटेंशियल है और ये आगे चल के काफ़ी अच्छा करने वाला है। यहाँ पे कोई भी प्रोमोटर्स इनको छोड़ के नहीं जा रहा है, मतलब इस पर ट्रस्ट है, स्टॉक में पोटेंशियल है, आगे चल के मल्टीपल का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। सबसे बड़ी बात है इसके फाइनेंशियल्स की, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। ईयर ऑन ईयर देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पे ये प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, हर साल अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, और 1.5 गुने 2 गुने हर साल इसके प्रॉफिट हो रहे हैं। अगर रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू भी काफ़ी इसका अच्छा खासा जनरेट हो रहा है ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे इसका ओवरऑल जो फंडामेंटल है वो भी अच्छा है। प्लस जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो टैक्टिक्स की वजह से इसके प्राइसिंग में यहाँ पे ड्रेस्टिकली आपको चेंज देखने को मिल सकता है। अब जो सबसे लास्ट में जो बात करनी थी ये थी कि प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है 86.3%, ये कैसे इसके लिए नुकसानदायक भी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जनरली अगर 75 से ज़्यादा होती है तो उस कंपनी को बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्रोमोटर्स पे उस पर ट्रस्ट होता है उस कंपनी के, और पोटेंशियल होता है, तभी प्रोमोटर्स इन्वेस्ट करते हैं। अब एक्चुअली क्या है, इंडियन गवर्नमेंट की ये स्टैक है 86% का। अभी अभी जो इंडियन गवर्नमेंट का जो रूल है, सेबी का जो रूल है, वो ये है कि किसी भी कंपनी में 75% से ज़्यादा प्रोमोटर्स नहीं हो सकते। 75% से कोई एक प्रोमोटर्स यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो IRCTC के केस में भी सेम चीज़ हुई थी। IRCTC में इंडियन गवर्नमेंट का स्टैक ज़्यादा था और वहाँ पे कुछ स्टैक इंडियन गवर्नमेंट को बेचना था। तो जब भी इंडियन गवर्नमेंट स्टैक बेचती है तो अपने शेयर प्राइजेज जो करंट प्राइजिंग है उससे काफ़ी कम करके बेचती है, क्योंकि तभी लोग खरीदेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि ड्रेस्टिकली शेयर प्राइजेज में एकदम से गिरावट आने लगती है,
क्योंकि अगर 20-15% स्टैक भी इंडियन गवर्नमेंट बेचती है और एक शेयर की प्राइस मान लो 33 रुपये है तो वो 25 रुपये के आसपास बेचेगी, तो वहाँ पे शेयर प्राइसेस गिरने का डर रहता है। सेम केस IRCTC के केस में हो चुका है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है जिसको आप शॉर्ट टर्म में कंसिडर करके चल सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस कर लिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं, इसको लुकआउट कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लाते रहेंगे। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।